लेकिन अगर ये चीज़ें मैं आपको समझाऊं ना और आपके साथ डिस्कस ना करूं, ठीक है, तो आप अंधेरे में रह जाओगे। लेकिन इनमें होता थोड़ा सा रिस्क भी है कि ये चीज़ें मैं बच्चों को समझाना सिखाना इसलिए चाहता हूं कि बच्चे हमारे समझ उनकी विकसित हो, उनके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, ठीक है, चीज़ों को रटें कम समझें ज़्यादा। मैं इसलिए आपको ये चीज़ें बताता हूँ। ना मैं बहुत टेढ़े तरीके से पढ़ाता हूँ, ना इंग्लिश मुश्किल है, बस हमारे लिए कई बार कुछ चीज़ें नई होती हैं तो उनको समझने की हमें कोशिश करनी पड़ती है और हम कई बार अपनी तरफ से प्रॉपर कोशिश नहीं करते। ये अच्छा लगता है कि हमने बच्चों के साथ 15-20 मिनट मेहनत की, टाइम और टेंस का उनको कॉन्ट्रास्ट समझाया और उन्होंने समझ लिया, ये ज़्यादा अच्छा होता है। आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कोशिश करते हैं हम लोग मिलकर कि जो भी हमारी इंग्लिश को लेकर समस्याएं हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, जो हमें पता है या कम पता है या गलत पता है या नहीं पता है, उन सारी अपनी कमियों को हम एग्ज़ाम से पहले पहले दूर कर लें। खूब अच्छे से तैयारी करें, मेहनत से पढ़ाई लिखाई हो, ठीक है, और हमने जो टारगेट सेट किया है अपने लिए कि भाई ये हमें सिलेक्शन लेना है, अच्छे नंबर से एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है, रैंक में आना है, इस तरीके के जो हमारे टारगेट्स हैं हम उनको अचीव कर पाएँ, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। देखिए, जैसा कि आप टाइटल से भी समझ ही गए होंगे कि हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो हम ग्रामर का स्टार्ट कर रहे हैं, वो है टाइम एंड टेंस। ठीक, जो हम आज सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आपका सिलेबस की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं टाइम एंड टेंस से, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा कंपटीशन का सिलेबस है, ठीक, इसमें कुछ चैप्टर्स जो है वो सिलेबस की बैकबोन होते हैं। कुछ चैप्टर्स स्पेशली जो है वो आपके कंपटीशन का जो सिलेबस है उसकी बैकबोन होते हैं। टाइम एंड टेंस उन्हीं में से, ठीक है। टाइम एंड टेंस हो गया, वर्ब चैप्टर हो गया, ठीक है, डिटरमिनर्स हो गया, डिटरमिनर्स एंड अदर मॉडिफायर्स हो गया, ठीक, प्रेपोजिशंस हो गया। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट एक छोटा चैप्टर होता है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके सिलेबस की बैकबोन होते हैं। जितना आपको अच्छे ये चैप्टर समझ में आएंगे और इनको लेकर क्लैरिटी रहेगी तो आप मान के चलिए कि ओवरऑल जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपके कंफ्यूजन और डाउट्स बहुत कम होंगे। ज्यादातर जो कंफ्यूजन या डाउट्स बच्चों को होते हैं वो इन्हीं चैप्टर्स में या इन्हीं चैप्टर्स को नहीं समझ पाने की वजह से होते हैं कि इन चैप्टर्स में अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, केवल हम क्वेश्चन आंसर या रूल याद करे बैठे हैं तो हमें कंफ्यूजन और डाउट्स हमेशा होते रहते हैं। जब भी हम कोई नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जब भी हम कोई मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें हमेशा ऐसी चीजें हमें मिलती रहेंगी जो हमें कंफ्यूज करेंगी और हमें लगेगा कि हमारे साथ क्या हुआ, हमने तो पढ़ रखा है, हमने तो सब पूरी किताब याद कर रखी है, फिर एक कंफ्यूजन क्यों हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह यही होती है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जैसा कि ये बैच है इसमें पहले आपको बता दिया गया, पहले हम बेसिक्स के साथ में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीखने समझने का वही अकेला तरीका होता है, उसके अलावा और किसी तरीके से सीखा समझा नहीं जा सकता, चीजों को याद किया जा सकता है, ठीक है। तो टाइम एंड टेंस हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पीछे एक मैं वजह आपको और बता देता हूं, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना, इट इज अ फाउंडेशन चैप्टर ऑफ सम अदर चैप्टर्स एज वेल। आप आने वाली क्लासेस में कुछ ऐसे चैप्टर्स पढ़ेंगे जिनकी फाउंडेशन इस चैप्टर में रखी जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, टाइम एंड टेंस खत्म हो जाने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर कंडीशनल्स, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है, और बड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। जो लोग उसको कॉन्सेप्ट्स के साथ समझ नहीं पाते हैं वो चैप्टर उन्हें हमेशा कंफ्यूज भी करता रहता है। कहने को तो टाइप ऑफ कंडीशनल्स 3 होते हैं, आप सबने पढ़ा होगा शायद, ठीक है, लेकिन अगर वो हमें समझ में ना आए तो वो कंफ्यूजन हमेशा ही करते रहते हैं, उनसे रिलेटेड डाउट्स हमेशा बने ही रहते हैं, ठीक। फिर आगे जाके हम चैप्टर पढ़ेंगे वॉइस एंड नरेशन। वॉइस एंड नरेशन जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं एक्चुअली, ठीक है, और वॉइस एंड नरेशन को बेहतर समझने के लिए हमें टेंस की जरूरत पड़ती है। अगर हमारी टेंस की अंडरस्टैंडिंग, टेंस के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो वॉइस एंड नरेशन को भी हम अच्छे से कर लेंगे और उसमें गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो ये जो टाइम एंड टेंस हमारा चैप्टर है बच्चे, ये फाउंडेशन चैप्टर है, ठीक है, जिसके ऊपर हम अपने कंपटीशन के सिलेबस की मतलब सिलेबस बिल्ड करेंगे। ये फाउंडेशन चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं टाइम एंड टेंस से। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई टाइम क्या है और टेंस क्या है। चलिए, तो जो बच्चे जैसा भी समझते हैं, जितना भी समझते हैं,
ठीक है, वो मुझे टाइम और टेंस इन दोनों टर्म्स की डेफिनेशन बताएंगे। डिफाइन कीजिए एक बार, सारे बच्चे देखते हैं अपने बच्चों का लेवल क्या है। अब एक बार ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताऊंगा उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप मेरा वाला एटीट्यूड्स डेवलप कर पाए लैंग्वेज को लेकर, तो ये लैंग्वेज आपको भी कोई कंफ्यूजन और डाउट्स नहीं करेगी। ठीक, सबसे पहले हम समझ लेते हैं टाइम क्या है। इट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट टू मेजर and understand the sequence, duration of events or actions happening around। ठीक है देखिए, टाइम जो टर्म है, देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ टाइम। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन टाइम की है नहीं। इसको लेकर मतलब एक मत होना मुश्किल है, क्योंकि दर्शन के हिसाब से, फिलॉसफी के हिसाब से टाइम क्या है, ठीक है, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम क्या है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज, हम भाषा विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है, ना हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, ना हम साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें समझना है लैंग्वेज में और सीखना है, उसके लिए हम टाइम को कैसे डिफाइन करें, ये हमारे लिए कि हमें क्या मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन लगेगी, तो हमने उस तरीके से इसको समझना है। तो हम टेंस को बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि सारे बच्चे ही हमारे जान जाएंगे, टेंस इज इट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। टाइम जो है ना एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। कोई भी सब्जेक्ट जब बनता है, कोई भी सब्जेक्ट की जब आप स्टडी करते हो, तो उसमें कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको मानने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर वो सब्जेक्ट और पूरी स्टडी जो होती है वो आपकी डिपेंड करती है। मैथ्स में भी होता है, एरिया है, वॉल्यूम है, ठीक है, डिस्टेंस है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स हैं, ये सब क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक, तो टाइम एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट किस लिए यूज होता है, किस चीज का कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट टू मेजर एंड अंडरस्टैंड सीक्वेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स। हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे, जो अपने नोट्स बनाएंगे तो अपनी अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ में आ रही हो उस हिसाब से अपना लिखेंगे। ठीक है, तो टाइम एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू हम हमारे आसपास हो रही घटनाओं के सीक्वेंस को समझते हैं और उनको मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे दो लोग हैं, दोनों कहीं गए, तो दो इवेंट हुए, दो काम हुए। अब अगर हमें उन इवेंट्स के सीक्वेंस को समझना हो या समझाना हो किसी को, तो आपको एक रेफरेंस चाहिए होगा, जिस रेफरेंस में आप बताओगे कि मतलब उनका सीक्वेंस क्या था, वो रेफरेंस टाइम है। ठीक है, या कोई पर्सन है, ठीक, उसने गाना गाया, कोई दूसरा पर्सन है, उसने भी गाना गाया, तो दो एक्शंस हुए। अब दोनों एक्शंस की ड्यूरेशन क्या थी, लेंथ क्या थी, ठीक है, दोनों एक्शंस का सीक्वेंस क्या था। तो आप उनकी सीक्वेंस और ड्यूरेशन को बताने के लिए कोई आपको रेफरेंस चाहिए होगा। ठीक है, वो रेफरेंस टाइम होता है। तो टाइम वो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को, हमारे आसपास होने वाले एक्शंस को सीक्वेंस के द्वारा या ड्यूरेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया समय। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड में टाइम का कॉन्सेप्ट है, तो हम टाइम को ऐसे मानते हैं कि टाइम एक लीनियर प्रोग्रेशन है, एक सीरीज है इवेंट्स की, घटनाओं की। ठीक है, जिसमें घटनाएं जो हैं वो पास्ट से प्रेजेंट में होते हुए फ्यूचर में जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज सुबह हम लोग जगे, हम सभी लोग जगे, तो घटना हुई पास्ट में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये घटना हो रही है प्रेजेंट में। ठीक है, इसके बाद में फिर आप कुछ और पढ़ोगे या अपना रिवीजन करोगे या लंच करोगे, तो वो एक इवेंट होगा फ्यूचर में। तो ये जो पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स है ना, इसको जिस रेफरेंस से हम रिलेट कर रहे हैं वो टाइम है। तो टाइम एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है जिसको पास्ट से होते हुए पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर तक जाती है। ठीक है, तो हम टाइम को बेसिकली तीन ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक, जिसको जैसे भी बच्चे ने कहा कि टाइम जो होता है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है। हालांकि बहुत हद तक आपकी बात सही है,
टाइम जो होता है, ठीक है, टाइम जो होता है ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जनरल कैटेगराइजेशन ऑफ टाइम है। जनरल कैटेगराइजेशन ऑफ टाइम जो है वो यही है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारा टाइम है, ठीक है। डिफाइन करना हो तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो टाइम समझ में आया। टाइम एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिससे हम अपने आसपास में होने वाली घटनाओं को सीक्वेंस में या ड्यूरेशन में रिलेट करके समझते हैं और उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो टाइम से अगर हम इन्हें रिलेट ना करें तो हम घटनाओं के इवेंट्स को और उनके ड्यूरेशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब हम किसी चीज के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया टाइम का जनरल कैटेगराइजेशन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है। जनरल मैंने कहा, इस बात पे ध्यान रखना, क्योंकि अभी आगे जाके मैं कुछ और भी समझाऊंगा तो उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जनरल कैटेगराइजेशन टाइम का जो होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। यहां तक आगे। अब आते हैं टेंस पे कि भैया टेंस क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग ने डिस्कस कर लेते हैं टेंस को, भाई टेंस क्या होता है, ठीक है। इट इज अ वर्ब फॉर्म which locates the action in time, ठीक है। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, सबसे पहले ये समझ लेंगे कि टेंस क्या होता है। टेंस होती है वर्ब की फॉर्म, टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। टाइम क्या है, टाइम एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो इवेंट्स की ड्यूरेशन और सीक्वेंस को मेजर और अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी होता है। अब फिर टेंस क्या है, टेंस वर्ब की फॉर्म है। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, टेंस वर्ब की फॉर्म होती है विच लोकेट्स द एक्शन इन टाइम, जो किसी एक्शन का लोकेशन टाइम में बताती है कि टाइम में कोई एक्शन कहां पर है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, किसी दूसरे से पहले है या दूसरे के बाद में है या दूसरे के साथ में है, ठीक है। तो टाइम लाइन पर एक्शन की जो लोकेशन वर्ब फॉर्म्स बताती हैं उन वर्ब फॉर्म्स को हम टेंस कहते हैं, ठीक। तो आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, ठीक है, विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। टेंस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो एक्शन को, क्योंकि वर्ब क्या होती है, वर्ब हमेशा एक्शन होती है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, वर्ब एक्शन होती है। तो जो टेंस होती है वो वर्ब की फॉर्म होती है जो उस एक्शन को, जिसकी वो फॉर्म है, टाइम में लोकेट करती है, टाइम में उसकी पोजीशन बताती है कि वो टाइम में, प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में, कहां पर है। तो वर्ब का मतलब है एक्शन, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना आपको सब क्लियर करते हुए चलने। तो यहां पे हमें सबसे पहले समझना है कि टाइम और टेंस दो अलग अलग चीजें। टेंस वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। टाइम एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, एक मतलब रेफरेंस है जिससे हम एक्शंस को रिलेट करके बताते हैं कि कोई एक्शन प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। जनरल कैटेगराइजेशन टाइम का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है। तो टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो एक्शन की लोकेशन कहां है ये बताने के लिए यूज की जाती है, प्रेजेंट में, पास्ट में, ठीक है। अब मैं आपको ना टाइम और टेंस का डिफरेंस समझाता हूं, थोड़ा सा सारे बच्चे ना यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। मैं 3 एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं 3 एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रहा हूं, सारे बच्चे इन एग्जांपल्स को देखें। हमने एक एग्जांपल लिखा, अकबर सक्सीडेड, एक मिनट, अकबर सक्सीड्स टू द थ्रोन आफ्टर हुमायूं's डेथ, ठीक है। ये हो गया। दूसरा देखो, वी go to our office by metro। तीसरा, the PM will will नहीं, the PM inaugurates the museum next week। अब यहां पर सारे बच्चे ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, ये जो हमने सक्सीड्स लिखी है वर्ब की फॉर्म है,
गो जो लिखी है वर्ब की फॉर्म है, इनॉग्रेट्स जो लिखी है वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं ये टेंस है। वर्ब की फॉर्म टेंस होती है, सबको पता है। तो जो वर्ब की फॉर्म हमने लिखी ना बच्चे, ये टेंस है, ये टेंस है, ये टेंस है और ये टेंस है। अब हमें पता है कि हम वर्ब की फॉर्म को टेंस कहते हैं, ठीक। तो जो सक्सीड्स लिखी है, गो लिखी है, इनॉग्रेट्स लिखी है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं। और सब सारे बच्चे बात जानते होंगे कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स होती हैं वो प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर हम यहां पे टेंस देखें तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। इंडेफिनिट मैं लिख नहीं रहा हूं जानबूझ के, एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन मैं लिख रहा हूं इसको प्रेजेंट है। तो जो टेंस हमने लिखा है, जो वर्ब की फॉर्म हमने लिखी है, वो जिस टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है वो टेंस प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन टाइम क्या प्रेजेंट है, एक बार ध्यान से देखें, सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्या टाइम प्रेजेंट? नहीं, टाइम प्रेजेंट नहीं। टाइम क्यों नहीं प्रेजेंट है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये जो हमने लिखा ना, अकबर सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर हुमायूंस डेथ, ठीक, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये हिस्ट्री का एक फैक्ट है, ठीक है। अब चूंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्ट्री का फैक्ट है, तो इसका जो टाइम है ना वो पास्ट है, टाइम जो है वो पास्ट है, ठीक है। यहां पर हमने लिखा वी गो टू आवर ऑफिस बाय मेट्रो, कि हम तो अपने ऑफिस मेट्रो से जाते हैं। तो ये हमारा रेगुलर एक्शन है जो हम आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, ठीक है। तो यहां पर टाइम प्रेजेंट है, ठीक है। यहां हमने लिखा है द पीएम इनॉग्रेट्स द म्यूजियम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो काम है, ये जो एक्शन है, ये नेक्स्ट वीक में होगा, तो इसका टाइम फ्यूचर है। तो ये जो टाइम और टेंस का डिफरेंस है, असल में मैं ये चाहता हूं कि जब हम आगे अभी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, अभी मैं केवल आपको टेंस के जो बेसिक्स हैं वो समझा रहा हूं कि टेंस चैप्टर को समझने के लिए, टेंस चैप्टर के क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, वो बच्चों को कई बार क्लियर नहीं होते हैं या पता नहीं होते, कई बार उनको पता ही नहीं होते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि उनको क्लियर नहीं होते, पता तो उन्होंने सुना तो होता है कि टाइम और टेंस दो चीजें हैं, बट उनको क्लियर नहीं होता है कि डिफरेंस क्या है इनमें, ठीक है। तो वो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं, उनको समझ नहीं पाते, फिर वो केवल उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ते रहते हैं जो याद करने से याद हो जाते हैं, लेकिन जिनको समझने के लिए जरूरत पड़ती है उनमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उनमें उन्हें डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, टाइम और टेंस अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एंड दे नीड नॉट ऑलवेज बी, मतलब वो हमेशा कंसिस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी वर्ब की फॉर्म है वो अलग टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन जो टाइम है जहां पर वो इवेंट हुआ वो अलग है। तो जो टाइम है वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है जहां पर वो इवेंट हुआ, ठीक। लेकिन जो टेंस है वो वर्ब की फॉर्म है। तो अब यहां पे अगर हम देखेंगे, जो सक्सीड्स हमने वर्ब की फॉर्म लिखी है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये जो इवेंट है इसका टाइम प्रेजेंट नहीं है, इसका टाइम फ्यूचर पास्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। फिर यहां पर हमने लिखा वी गो टू आवर ऑफिस बाय मेट्रो, जो हमने वर्ब की फॉर्म लिखी है वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक, और इसका टाइम भी प्रेजेंट, ठीक है। फिर हमने लिखा द पीएम इनॉग्रेट्स द म्यूजियम नेक्स्ट वीक, पीएम जो है वो म्यूजियम को नेक्स्ट वीक में इनॉग्रेट करेंगे। तो जो हमने वर्ब की फॉर्म लिखी है वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, लेकिन टाइम इस एक्शन का फ्यूचर है। तो टाइम और टेंस हमेशा कॉन्सिस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको एक दो एग्जांपल से और समझा देता हूं ये बातें, ठीक है। ये बेसिक्स एक बार क्लियर हो जाएंगे ना, तो टेंस में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो हमें समझ में आए और या हमें कंफ्यूज करे, हर एक चीज समझ में आती है, हर एक चीज एक्सप्लेनेबल है। यहां देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा दे विल दे विल गो देयर आफ्टर ही रिटर्न्स होम, ठीक है, ये जैसे हमने लिख दिया, वी आर गोइंग टू लॉन्च इट, वी आर गोइंग टू लॉन्च इट,
ठीक है। अब यहाँ पे सारे बच्चे देखना, दे विल गो देयर आफ्टर ही रिटर्न्स होम, कि वो वहां जाएंगे जब वो घर वापस आ जाएगा तब। अब ध्यान से देखो कि जो विल गो हमने लिखा है और रिटर्न्स लिखा है, ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब की फॉर्म टेंस होती है। तो अगर हम यहां पर देखें तो विल गो जो है ना, ये टेंस फ्यूचर है, ये जो टेंस है ये फ्यूचर है, ठीक है। रिटर्न्स जो हमने लिखा है, ये जो टेंस है ये प्रेजेंट है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो दो वर्ब जो हमने लिखी हैं उनमें से एक फ्यूचर टेंस की वर्ब है, एक प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। अब हम बात करते हैं टाइम की। टाइम देखो दोनों का क्या प्रेजेंट और फ्यूचर है, अलग अलग टाइम है दोनों का, या दोनों ही फ्यूचर के एक्शंस हैं। तो ये जो टाइम और टेंस का डिफरेंस है ना, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। हमारा बहुत सा नासमझ बच्चा होता है, वो केवल इन्हीं चीजों में उलझ के और कंफ्यूज रहता है हमेशा, ठीक है। दे विल गो देयर, टेंस फ्यूचर है एक्शन का, ही रिटर्न्स होम टेंस प्रेजेंट है एक्शन का। टाइम देखो दोनों के बच्चों क्या होंगे, ये जो दोनों एक्शंस हमने लिखे ना, ठीक है, इनका टेंस तो हमें पता चल गया कि वो फ्यूचर है, विल गो लिख रखा है, ये फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है तो प्रेजेंट है। अब आप एक बार इनका टाइम बताएं, ये दोनों एक्शंस किस टाइम के हैं, प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं? दोनों ही फ्यूचर के, ठीक है, दोनों ही फ्यूचर के हैं। देखो दे विल गो देयर, वो वहां जाएंगे, मतलब अभी नहीं गए, बाद में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या टाइम, टाइम क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, ये काम अभी नहीं हुआ, आने वाले समय में होगा, तो ये टाइम फ्यूचर हो गया, ठीक है। वो वहां जाएंगे, कब जाएंगे, आफ्टर रिटर्न्स होम, जब वो घर वापस आ जाएगा उसके बाद। तो अगर वो जाएंगे उसके आने के बाद, तो इसका मतलब ये भी फ्यूचर में ही आएगा, तो इसका टाइम भी फ्यूचर हो गया। तो आप यहां पे देखिए एक बार सारे बच्चे, ये जो दो एक्शंस हमने लिखे हैं, ठीक है, इनके टेंस अलग अलग हैं, ठीक है, वो है फ्यूचर टेंस, ये है प्रेजेंट टेंस, लेकिन टाइम दोनों का ही फ्यूचर है, टाइम दोनों का फ्यूचर है, टेंस दोनों का अलग अलग है। तो ये हमें जितना जल्दी बात समझ में आ जाए कि टाइम अलग चीज है, टेंस अलग चीज है। टाइम वो है जहां पर कोई काम हुआ, ठीक है, टेंस वर्ब की फॉर्म है जो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि जो टाइम और टेंस होते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है, टाइम कुछ और है, लेकिन उसके लिए जो हमने वर्ब फॉर्म यूज की है वो किसी और टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यही वो चीजें होती हैं जो बच्चे जब समझ नहीं पाते हैं तो उनको टेंस में या किसी भी मतलब उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अब आप जितनी जल्दी ये बातें समझ लोगे उतना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और टेंस फिर हमें बहुत अच्छा समझ में आएगा, हम बहुत अच्छा टेंस सीखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं होगा। तो हमें यह समझना है कि टाइम अलग चीज है, ठीक है, टेंस अलग चीज। टाइम जहां पर एक्शन हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, टेंस जो वर्ब की फॉर्म उसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो ज्यादातर समय क्या होता है कि टाइम और टेंस जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, कि मतलब जो टाइम ऑफ एक्शन होता है तो टेंस ऑफ एक्शन भी वही होता है, टेंस वर्ब की फॉर्म वही होती है, लेकिन हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ब की फॉर्म है वो जिस टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है वो अलग है, लेकिन उसका टाइम अलग है। समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात। अब एक क्वेश्चन और देखो ये लोग, वी आर गोइंग टू लॉन्च इट, ठीक है, वी आर गोइंग टू लॉन्च इट, कि भाई हम इसे लॉन्च करने जा रहे हैं। अब अगर हम यहां पे टेंस की बात करें, ठीक है, तो आर गोइंग टेंस लिखा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो अगर हम टेंस यहां पर देखें तो ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया कि हम इसको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक। अब यहां पे आप एक इसका टाइम बताइए मुझे, सारे बच्चे एक बार इसका टाइम बताएं क्या है। वी आर गोइंग टू लॉन्च इट, पूरे को अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। वी आर गोइंग टू लॉन्च इट जो है, इसका आप टाइम बताइए क्या है। अब देखो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, लेकिन अगर ये चीजें मैं आपको समझाऊं ना और आपके साथ डिस्कस ना करूं, ठीक है, तो आप अंधेरे में रह जाओगे। लेकिन इनमें होता थोड़ा सा रिस्क भी है कि ये चीजें मैं बच्चों को समझाना सिखाना इसलिए चाहता हूं कि बच्चे हमारे समझ उनकी विकसित हो, उनके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, ठीक है, चीजों को रटें कम समझें ज्यादा, मैं इसलिए आपको ये चीजें बताता हूं। लेकिन कई बार ना ये चीजें मुझ पर बैकफायर कर जाती हैं, बच्चा समझ नहीं पाता,
ठीक है, या समझने की उतनी कोशिश नहीं करता, या अच्छे से रिवीजन नहीं करता, या अपने नोट्स नहीं बनाता, फिर उसको चीजें क्लियर नहीं हो पाती, फिर उसको लगता है इंग्लिश मुश्किल है, या फिर उसको लगता है कि अंकुल सर बड़ा टेढ़ा तरीके से पढ़ाते हैं। ना मैं बहुत टेढ़े तरीके से पढ़ाता हूँ, ना इंग्लिश मुश्किल है, बस हमारे लिए कई बार कुछ चीजें नई होती हैं तो उनको समझने की हमें कोशिश करनी पड़ती है, और हम कई बार अपनी तरफ से प्रॉपर कोशिश नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझना, मैं आपको दो बातें बताता हूँ, बहुत ध्यान के साथ सुनना। ये जो हमने लिखा है ना, वी आर गोइंग टू लॉन्च इट, हमें इसका टाइम डिस्कस करना है कि इसका टाइम क्या है, यही है ना। तो देखो, इसका टाइम हो सकता है फ्यूचर, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि हम बी गोइंग टू का यूज करते हैं फ्यूचर के इंपेंडिंग एक्शंस के लिए, कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, नियर फ्यूचर एक्शंस जो होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम गोइंग टू का यूज करते हैं। मान लो फ्यूचर में कोई घटना होनी है, ठीक है, नियर फ्यूचर में, और हमें उसके प्रूफ पहले से मिल गए हैं, प्रेजेंट में उसके प्रूफ एग्जिस्ट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, तो हम उसको गोइंग टू के साथ में लिख देते हैं। इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है, ठीक, अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, बट अब किसी भी टाइम होने वाली है फ्यूचर में, तो हमने लिखा इट इज गोइंग टू रेन, टेंस प्रेजेंट का है बट टाइम फ्यूचर है। बात समझ में आई है। तो यहां पे जो हमने लिखा है वी आर गोइंग टू लॉन्च इट, तो अगर हम यहाँ पे गोइंग टू को मान लें कि हमने गोइंग टू को इसलिए यूज किया है क्योंकि हमें फ्यूचर के किसी इवेंट को रेफर करना है जो फ्यूचर में होने वाला है, तो इसका टाइम हो गया फ्यूचर। वी आर गोइंग टू लॉन्च इट का मतलब अब हम इसे लॉन्च करने वाले हैं, मतलब वी आर गोइंग टू लॉन्च का मतलब हम तैयार हैं, बस इसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका टाइम क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, बट अब लॉन्च जल्दी ही करने वाले हैं, मिनट 2 मिनट में, ठीक है, तो ये फ्यूचर हो गया। लेकिन अब एक चीज और समझना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरा थोड़ा सा अलग स्टाइल रहता है पढ़ाने का, ठीक है, इसके साथ में अगर आप आ जाओगे ना तो इंग्लिश आपको भी बहुत आसान लगेगी, ठीक है। अब मान लो कोई लोग हैं, ठीक है, कोई साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनको कोई मिसाइल या उनको कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, ठीक है, तो वो सैटेलाइट को लेकर जा रहे हैं लॉन्चिंग पैड तक, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर है, ठीक है, वहां तक वो उसको लेकर जा रहे हैं और वहां ले जाके फिर लॉन्च करेंगे। तो अगर हम यहां पे मान लें ये कि गोइंग जो है ये हमारी मेन वर्ब है, और गोइंग का मतलब जाने वाला सेंस है कि हम जा रहे हैं, ठीक है, वी आर गोइंग, कहां जा रहे हैं, टू लॉन्च इट, इसको लॉन्च करने के लिए, प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, तो ये टाइम प्रेजेंट भी हो जाएगा। मैं ये बारीकी तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये बारीकी तुम लोग अपने आप देखने लग जाओ, ये बारीकी तुम्हें अपने आप समझ में आने लग जाए। तो फिर देखो इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश कितनी मतलब लॉजिकल लैंग्वेज है, रट्टे बहुत कम मानने पड़ते। तो ये जो हमने लिखा ना वी आर गोइंग टू लॉन्च इट, इसमें टेंस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा हर हालत में, लेकिन टाइम इसका फ्यूचर भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि अगर वी आर गोइंग टू लॉन्च इट का मतलब है कि अब हम इसे लॉन्च करने वाले हैं, तो ये फ्यूचर हो गया टाइम। अगर इसका मतलब हम मान लें कि हम इसे लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, ले जा रहे हैं कहीं पे, सैटेलाइट है उसको लेकर जा रहे हैं हम, ठीक है, और ले जाके कहीं पे लॉन्च कर देंगे, तो ये आपका फ्यूचर प्रेजेंट हो गया। ये बारीकी जिस दिन आपके सेंस में आ जाएगी लैंग्वेज को समझ, ठीक है, उस दिन लैंग्वेज बहुत आसान हो, हमारी कोशिश है कि आसान हो जाए, ठीक है। चलो एक लास्ट एग्जांपल और मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग अपने मतलब बेसिक्स पे आ जाएंगे, जो हमें बेसिक्स समझने हैं टेंस के उनको डिस्कस करेंगे। एक थर्ड एग्जांपल मैं आपके लिए लिख रहा हूं, एक थर्ड एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इसे, ही विल बी एट होम नाउ, ही विल बी एट होम नाउ, ठीक, ये जो हमने विल बी लिखा है ना, ये वर्ब की फॉर्म है, तो ये टेंस है, सबको दिख रहा होगा ये टेंस फ्यूचर है, ठीक है, ही विल बी एट होम जो है ये टेंस फ्यूचर है। चलो टाइम बताओ, अब सारे बच्चे जल्दी से मुझे इस सेक्शन का टाइम भी बताएं। ही विल बी एट होम नाउ, जैसे हमने कहा ही विल बी एट होम नाउ,
बहुत अच्छा भाई, ठीक है। ये अच्छा लगता है कि हमने बच्चों के साथ 15-20 मिनट मेहनत की, टाइम और टेंस का उनको कॉन्ट्रास्ट समझाया और उन्होंने समझ लिया, ये ज्यादा अच्छा होता है। तो प्रेजेंट, टाइम प्रेजेंट है, ये लिखा हुआ है नाउ, आप इससे समझ सकते थे। तो हमने कहा ही विल बी एट होम नाउ, कि अब तो वो घर पर होगा। विल और सेल जो होते हैं ना, सारे बच्चे धीरे धीरे तुम लोग सीखोगे, अभी एकदम से तो पहली क्लास में कितना सीख लोगे, पहली क्लास में तो बस ये बेसिक्स तुम्हें क्लियर हो जाए, ये चीजें समझने लग जाओ, इतना ही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। बाकी सीखोगे तो धीरे धीरे अपना, ठीक है। होता क्या है कि विल और शेल मॉडल्स जो होते हैं, इनका यूज हम फ्यूचर इवेंट्स के लिए करते हैं, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के लिए, जो हमारी प्रोबेबिलिटी को, विलिंगनेस को एक्सप्रेस करते हैं, उनके लिए यूज करते हैं। लेकिन इनका यूज हम अजम्पशन के लिए भी कर लेते हैं, इन्फरेंस के लिए, कि मान लो हम कुछ इन्फर कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि अब वो घर पर होगा, फिर 5 बज रहे हैं, ठीक है, तो इस समय घर पर होगा। तो ये इन्फ्रेंस है। तो विल सेल का यूज हम इन्फ्रेंस के लिए भी करते हैं। तो ये देखो प्रेजेंट में यूज हो गया, ठीक है। तो टेंस फ्यूचर है, टाइम प्रेजेंट है। यहां पे टेंस प्रेजेंट है, टाइम फ्यूचर है, ठीक है। यहां पे टेंस प्रेजेंट है, टाइम प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। ये बारीकी हमें समझने लगनी है। तो ये चीज हमें फिर क्लियर हो जाएगी कि भाई टाइम और टेंस दो चीजें होती हैं। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है और टाइम वो मतलब जगह है जहां पर वो घटना हुई, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो जहां वो घटना हुई वो टाइम है, ठीक। और जो उस घटना को रिप्रेजेंट कर रही वर्ब की फॉर्म है वो टेंस है। चलो, तो ये मैं अब आप मान के चलूं कि टाइम और टेंस आपको समझ में आया कि टाइम और टेंस क्या होते हैं। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है और टाइम वो जगह होती है, लोकेशन होती है जहां पे वो इवेंट हुआ होता है, जहां पे वो घटना हुई होती है, जिसे हम जनरली प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कहते हैं। तो चलो यहां तक क्लियर हो गए, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक्स हैं सारे टेंस के ना, बेसिक्स अभी चल रहे हैं, मैं आपको केवल बेसिक्स समझा रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई रूल रट्टा भी कुछ नहीं। यहां पर हमें एक चीज समझनी है कि जैसे हम टाइम को कैटेगराइज करते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, ठीक। तो मुझे लगता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो टर्म है और उनके मीनिंग है वो हमारे सारे बच्चों को क्लियर होंगे। प्रेजेंट का मतलब नाउ, अभी, जो अभी हम कर रहे हैं, जो अभी हो रहा है, जो अभी हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, वो प्रेजेंट है। ऐसे ही होता है। इससे पहले जो भी है तो पास्ट है, इसके बाद में जो भी होगा सो फ्यूचर होगा। तो ये जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइम का जनरल कैटेगराइजेशन है, मुझे लगता है इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होती होगी, हर कोई समझता होगा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का मतलब क्या है, ठीक। अब ये जितना आसान हमें लगता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो पता है क्या होता है प्रेजेंट, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर। लेकिन ये कंफ्यूज करता है, टेंस में इसके कुछ यूजर्स जो होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं। अब मैं आपको इसका ना एग्जाम्पल की मदद से बात समझाता हूं। देखिए, हमने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मोहन डैश द लेटर एट 3 PM। मोहन डैश द लेटर एट 3 PM, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं। देखो, ऑप्शन ए पोस्ट्स, ऑप्शन बी पोस्टेड और ऑप्शन सी विल पोस्ट, ठीक। तो ये मैंने ना आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे दिया, पोस्ट्स, पोस्टेड और विल पोस्ट। जैसा कि आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि जो हमने 3 ऑप्शन दिए ना, ये एक ही वर्ब के 3 अलग अलग टेंस हैं। वर्ब एक ही है, पोस्ट, ठीक है, और उसी वर्ब को ए ऑप्शन में प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, पोस्ट्स। उसी वर्ब को बी ऑप्शन में पास्ट टेंस में लिखा गया, पोस्टेड। और उसी वर्ब को सी ऑप्शन में फ्यूचर टेंस में लिखा गया, विल पोस्ट। तो कहने का मतलब यह है कि वर्ब एक ही है और हमने उसके 3 अलग अलग टेंसेस लिख दिए। 3 अलग अलग टेंसेस का मतलब 3 अलग अलग फॉर्म्स। हमें यह डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा टेंस हम यूज करें इस क्वेश्चन में ब्लैंक को फिल करने के लिए। अब देखिए, जो टेंस होता है वो क्या करता है, वो ये बताता है कि
एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो एक्शन कहां पर लोकेटेड है टाइम में, प्रेजेंट में या पास्ट में, फ्यूचर में। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें टेंस या वर्ब की फॉर्म यूज करनी पड़ती है। यही पढ़ा हमने कि भाई टेंस हमें यूज करना पड़ता है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म यूज होती है जिसे हम टेंस कहते हैं। तो अब हम देखें तो टाइम कहाँ है, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे तो देखेंगे यहां पे टाइम लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, at 3 PM। तो at 3 PM जो है वो टाइम है, और ये टाइम इस एक्शन के होने का टाइम है। अगर हम ये जान पाए कि 3 PM प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टेंस पिक कर लेंगे। भाई जो 3 PM at 3 PM हमने लिखा है टाइम है, ठीक है। अभी जो at 3 PM हमने टाइम लिखा है, ये अगर प्रेजेंट है तो आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाना है, अगर ये पास्ट है तो आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, अगर ये फ्यूचर है तो आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो एट 3 PM जो है ये क्या टाइम है, इसको हम कहां कैटेगराइज करें, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हम टेंस यूज कर पाएंगे। तो हमें ये समझना है कि 3 PM जो है, एट 3 PM जो है वो किस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट को, पास्ट को या फ्यूचर को। बताओ किसे कर रहा होगा। मैंने लिखा 2023, तो 2023 एक ईयर है, ठीक है। हमें पता है ईयर है, मंथ है, डे है, वीक है, सेकेंड है, ये सब यूनिट्स ऑफ टाइम होती है, ठीक। तो ये जो हमने 2023 लिखा हुआ है ये एक टाइम है। अब ये टाइम प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये हमें डिसाइड करना है ये टाइम कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ठीक है। तो देखिए 2023 जो हमारा टाइम है, अगर हम इसकी बात आज 2023 में कर रहे हैं तो ये हमारे लिए प्रेजेंट है, क्योंकि इसी ईयर में बात की जा रही है। लेकिन अगर किसी ने इसकी बात की होगी 2022 में, मान लो हम ही ने बात करी हो कि 2023 में मैं सीजीएल दूंगा, या 2023 में मैं वहां जाऊंगा, या ये करूंगा वो करूंगा, तो ये उस समय हमारे लिए फ्यूचर रहा होगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट ईयर इसकी बात करें 2024 में, कि 2023 में मैंने ये तैयारी की थी, 2023 में मैंने ये खरीदा था, वो बेचा था, ऐसी कुछ बात करें तो ये हमारे लिए पास्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो 2023 प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये डिपेंड करता है, मतलब ये एब्सोल्युटली प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर नहीं है, ये डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टाइम ऑफ रिपोर्टिंग पर, कि आप इसकी बात कब कर रहे हो। 2023 की बात आप 2023 में ही कर रहे हो तो ये प्रेजेंट है। अगर आप 2023 की बात 2023 से पहले कर रहे हो तो ये फ्यूचर है। अगर आप 2023 की बात 2023 के बाद में कर रहे हो तो ये पास्ट है। तो 2023 जो ईयर है वो एब्सोल्युटली ना तो प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, वो डिपेंड करता है। इसको हम प्रेजेंट कहेंगे, पास्ट कहेंगे, फ्यूचर कहेंगे, वो डिपेंड करता है टाइम ऑफ रिपोर्टिंग पर, कि हम इसकी रिपोर्टिंग कब कर रहे हैं। तो अब आपको मैं जो समझाना चाहता हूं वो दो चीजें, कि हमारे पास दो तरीके के टाइम होते हैं। जैसे जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं ना बच्चे, जैसे हमें टेंस यूज करना होता है या टेंस का करेक्शन करना होता है, तो हमें वहां पे ध्यान रखना, तो वहां पे दो तरीके के हमारे पास टाइम रेफरेंसेस होते हैं। एक वो टाइम जब इवेंट हुआ, एक वो टाइम जब वो घटना हुई, एक वो टाइम जब उसके बारे में बातचीत हो रही है। जब उसके बारे में बातचीत हो रही है उससे हम रिलेट कर ये पता लगाते हैं कि जब घटना हुई से हम प्रेजेंट माने, पास्ट माने या फ्यूचर माने। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो टर्म्स हैं वो रिलेटिव टर्म्स हैं। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों की बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कोई भी टाइम को जब हम प्रेजेंट कहते हैं, पास्ट कहते हैं या फ्यूचर कहते हैं, तो हम उसको रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं, उसको रिलेट करते हैं बात करने वाले के समय से, कि जो बात करने वाला पर्सन है वो जिस समय पर है उसको स्टैंडर्ड मान के फिर हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर डिक्लेयर करते हैं, ठीक। अब यहां देखो, जैसे हमने यहां पे 3 PM लिखा, ठीक है, तो ये टाइम ऑफ एक्शन हो गया 3 PM। ये जो वर्ब हम लिख रहे हैं पोस्ट, उस पोस्ट वर्ब जिस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है उस एक्शन के होने का टाइम 3 PM है। अब हम 3 PM को प्रेजेंट माने, पास्ट माने या फ्यूचर माने, जिसके अकॉर्डिंग हम टेंस यूज कर पाए, ये डिपेंड करेगा कि हम इसकी बात कब कर रहे हैं। कब कर रहे हैं का मतलब ये है कि हम 3 PM की बात, हम ये जो बात कर रहे हैं वो बात हम
2 PM पर कर रहे हैं या 3 PM पर ही कर रहे हैं या 4 PM पर कर रहे हैं। मतलब हमें ये देखना है ये बात हम कब कर रहे हैं। अगर हम ये बात 2 बजे कर रहे हैं 3 बजे से पहले तो ये फ्यूचर हो गया टाइम। 3 PM क्या हो गया बच्चे, फ्यूचर हो गया। ठीक है, अगर हम ये बात 3 बजे ही कर रहे हैं तो हम इसको प्रेजेंट मान लेंगे। अगर हम बात ये 4 बजे कर रहे हैं 3 PM के बाद में तो ये हमारे लिए पास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 PM जो है हमें इसको डिसाइड करने के प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्योंकि फिर उसी के अकॉर्डिंग हम टेंस चूज करेंगे। अब ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये डिसाइड करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इसकी बात कब की जा रही है। 3 बजे से पहले की जा रही है, 3 बजे के बाद की जा रही है, 3 बजे की जा रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सारे ध्यान रखेंगे। ये बात 3 बजे नहीं कही जा रही होगी, क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और टाइम ऑफ एक्शन अगर सेम होता तो उसको मेंशन करने की, लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक, जैसे कुछ बच्चे मेरी बात समझे होंगे, जो नहीं समझेंगे वो इस एग्जांपल को देखेंगे। हमने कहा यू आर वेरी हैप्पी इन द मॉर्निंग। अगर हम किसी पर्सन से ये कह रहे हैं यू आर वेरी हैप्पी इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो यहां देखो ये जो हमने आर वर्ब लिखी ना ये टेंस है, और ये जो हमने इन द मॉर्निंग लिखा है ये टाइम है। हमने टेंस प्रेजेंट लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि ये बात हम जो है वो उसी समय कह रहे हैं, मॉर्निंग में ही कह रहे हैं। क्या वास्तव में बात हम मॉर्निंग में कह रहे होंगे? हाँ ना में आंसर देना। यू आर वेरी हैप्पी इन द मॉर्निंग, क्या ये बात मॉर्निंग में ही कही जा रही होगी? सोचो समझो, सबको समझ है, सबको अकल है, थोड़ा सा अपना यूज करो और बताओ। क्योंकि अगर ये बात मॉर्निंग में ही कही जा रही होगी तो फिर इन द मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हम केवल इतना कहेंगे यू आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो। ठीक है, तो अगर टाइम ऑफ एक्शन और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग सेम होगा, मतलब जिस समय वो घटना हो रही है उसी समय उसको बताया जा रहा है, तो हम ऐसी सिचुएशंस में उसको टाइम ऑफ एक्शन को मेंशन नहीं करते, वो अंडरस्टूड रहता है। तो अगर हम ये इन द मॉर्निंग लिख रहे हैं और टाइम को यहां पे स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बात या तो मॉर्निंग से पहले कही जा रही है या मॉर्निंग के बाद में कही जा रही है। ठीक है, तो अगर ये बात मॉर्निंग से पहले कही जा रही है तो ये टेंस आपका प्रेजेंट नहीं फ्यूचर होना चाहिए। अगर ये बात मॉर्निंग के बाद में कही जा रही है तो ये आपका पास्ट होना चाहिए। अब अपना कॉमन सेंस यूज करो, क्या करें, पास्ट करें या फ्यूचर करें या कुछ भी कर दें। अब मैं आपको बताता हूं, कोई बहुत खुश है या कम खुश है ये बात आप तभी कह पाओगे जब आप पहले से जान चुके हो। ठीक है, ये प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, इस तरीके की सिचुएशन को पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, कोई खुश होगा या कम होगा या ज्यादा होगा, ये पहले से नहीं किया जा सकता। ठीक है, पहली बात तो एक तो इसलिए इसको आप फ्यूचर मत मानना। दूसरी वजह मैं बताता हूं, अगर आप इसे फ्यूचर मानोगे तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये बात मॉर्निंग से पहले कही जा रही है। मॉर्निंग से पहले कब कही जा रही होगी? सोते समय, आधी रात को। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा, तो दिन की शुरुआत मॉर्निंग से होती है, तो आप मान के चलिए कि ये बात उससे पहले नहीं उसके बाद ही में कही गई होगी। अगर ये बात उसके बाद में ही कही गई होगी, यू आर वेरी हैप्पी इन द मॉर्निंग, सुबह तो बहुत खुश थे। ठीक है, तो हम इसको पास्ट कर देंगे। बात समझ में आई? तो टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और टाइम ऑफ एक्शन अगर सेम होता है तो हम उसको लिखते नहीं, वो अंडरस्टूड रहता है। तो ये 3 PM तो बात 3 PM पे नहीं कही जा रही होगी, ये बात कही जा रही होगी या तो 2 PM या कही जा रही होगी 4 PM। अब अगर ये बात 2 बजे कही जा रही है कि 3 बजे ऐसा कुछ होगा तो 3 बजे फ्यूचर हो गया, फ्यूचर हो गया तो ये आंसर। अगर ये बात 4 बजे कही जा रही है कि 3 बजे ऐसा हुआ था तो 3 बजे पास्ट हो गया, पास्ट हो गया तो ये आंसर। तो बी या सी इनमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको क्या समझाया कि कोई भी टाइम प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ठीक है, इसको हम डिसाइड कैसे करते हैं? इसको हम डिसाइड करते हैं टाइम ऑफ रिपोर्टिंग से रिलेट करके, कि जब उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो वो उससे पहले हुआ घटना है या उसके बाद में होने वाली घटना है। जिस समय बात हो रही है उससे पहले हो गई घटना है तो पास्ट है, उसके बाद में होने वाली घटना है तो फ्यूचर है। ठीक है, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग हमेशा प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। डिफॉल्ट रिपोर्टिंग टाइम जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, डिफॉल्ट रिपोर्टिंग टाइम, एक्चुअल में रिपोर्टिंग टाइम ही प्रेजेंट होता है, उससे पहले जो हो गया सो पास्ट है, उसके बाद में जो होगा फ्यूचर है। रिपोर्टिंग टाइम को ही प्रेजेंट माना जाता है। ठीक है,
तो डिफॉल्ट रिपोर्टिंग टाइम हमेशा प्रेजेंट ही होता है, सबको ध्यान रखना है। चलो ये बातें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको अगर किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो एकदम मैं पॉइंट और मतलब एक दो एग्जांपल की और मदद से समझ लीजिए। आ जाइए, देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, एक मिनट बच्चा, यहां से लिख, ज्यादा चाहिए होगा। आई एम वॉज विल बी शाई इन माई चाइल्डहुड या इन चाइल्डहुड। ठीक है, दूसरा आई एम वॉज विल बी शाई यूथ इन माई यूथ, ऐसे कुछ। तीसरा आई एम वॉज विल बी शाई इन ओल्ड एज। अब सारे बच्चे एक बार समझना यहां पर हमें करना क्या है। हमें एक वर्ब के 3 अलग अलग टेंस दिए गए, एक ही वर्ब है, ठीक है, और उसके 3 अलग अलग टेंसेस हमें इन सेंटेंसेस में दिए गए। हमें यह डिसाइड करना है कि इस वर्ब के कौन कौन से टेंसेस सही हो सकते हैं। ठीक ध्यान ये रखना है यहां पर कि टाइम भी लिखा हुआ है, इन चाइल्डहुड, इन यूथ, इन ओल्ड एज। अब अगर ये टाइम नहीं लिखा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तब तो हम किसी को भी सही मान लेते। ठीक है, मान लो इन चाइल्डहुड नहीं लिखा होता तो आई एम शाई ये सही हो जाता, आई विल बी शाई ये भी लगभग सही मान सकते हैं, आई वॉज शाई ये भी सही मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या हमें टाइम दे रखा है और हमें उस टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को चूज करना है कि टाइम के अकॉर्डिंग हम कौन सा टेंस, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग जब आप टेंस यूज करोगे तो उससे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ये टाइम प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है, अब कुछ होते हैं डेडिकेटेड टाइम एक्सप्रेशंस। डेडिकेटेड टाइम एक्सप्रेशंस वो होते हैं जो डेडिकेटेडली प्रेजेंट को ही या डेडिकेटेडली पास्ट को ही या डेडिकेटेडली फ्यूचर को ही रेफर करते हैं। जैसे यस्टरडे अगर लिखा हो, ठीक है, तो यस्टरडे पास्ट ही होगा, टुमारो फ्यूचर ही होगा, ठीक है, नाउ प्रेजेंट ही होगा। देन लास्ट वीक लिखा होगा तो वो पास्ट ही होगा, नेक्स्ट वीक लिखा होगा तो फ्यूचर ही होगा, इस वीक जो लिखा है वो प्रेजेंट ही होगा। ठीक है, ऐसा हो गया। लेकिन अगर हम लिख दें संडे, ऑन संडे लिख दें, ऑन मंडे लिख दें, एट 3 PM लिख दें, तो ये डेडिकेटेड टाइम पॉइंट्स नहीं है। एट 3 PM जो है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने यहां पे लिखा इन चाइल्डहुड, इन यूथ, इन ओल्ड एज। ठीक है, हमें यह पता करना है कि ये जो हमने लिखा है, ठीक है, तो अब है क्या, हमें यह सबसे पहले पता करना है कि ये जो हमने इन चाइल्डहुड लिखा है, इन यूथ लिखा है, इन ओल्ड एज लिखा है, ठीक, ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम टेंस यूज कर लेंगे, यही होगा ना। अब इन चाइल्डहुड क्या होगा, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, जल्दी बताओ, कोई भी हो मतलब हम में से। तो जो उसकी लाइफ होती है वो होती क्या है, तो पॉइंट्स के बीच की ड्यूरेशन होती है, ऐसे होता है ना। एक पॉइंट होता है बर्थ, एक पॉइंट होता है डेथ। तो बर्थ और डेथ जो है ये क्या है, ये पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। ठीक है, और इन पॉइंट्स के बीच की जो ड्यूरेशन है वो जीवन है, वो लाइफ है। ठीक है, लाइफ जो होती है इसको हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर देते हैं 3 स्टेजेस में। पहली स्टेज एक्स हो गई, दूसरी स्टेज वाई हो गई, तीसरी स्टेज जी हो गई। एक्स स्टेज हो गई चाइल्डहुड, ठीक है, वाई स्टेज हो गई यंग एज, यूथ, ठीक है, जेड स्टेज हो गई ओल्ड एज। इनका यही सीक्वेंस होता है और इनका सीक्वेंस भी यही होता है। बात समझ में आई? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको बताऊंगा तभी जान पाओगे, ये लगभग सबको ही पता होता है। ठीक है, कि लाइफ जो है वो बर्थ और डेथ के बीच की ड्यूरेशन है, बर्थ और डेथ जो है वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इन पॉइंट्स के बीच की जो ड्यूरेशन है वो लाइफ है। लाइफ को हम जनरली कैटेगराइज कर देते हैं 3 ब्रॉड मतलब सब कैटेगरीज में।
चाइल्डहुड, यंग एज और ओल्ड एज, ये हो गया। सीक्वेंस में पहले चाइल्डहुड है, उसके बाद में यंग एज है, उसके बाद में ओल्ड एज है। ये भी सबको पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये जो हमारी जनरल नॉलेज है, ये जो हमारा कॉमन सेंस है, इसका यूज करके हमें ये टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहां देखिए, इन चाइल्डहुड लिखा हुआ है। अब कोई पर्सन कह रहा है आई एम वॉज विल बी शाई इन चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये जो चाइल्डहुड, कोई पर्सन अगर टाइम लिख रहा है, टाइम ऑफ एक्शन है चाइल्डहुड, ठीक है, तो ये बात ये कब कह रहा होगा? चाइल्डहुड में कह रहा होगा, चाइल्डहुड से पहले कह रहा होगा, चाइल्डहुड के बाद में कह रहा होगा। तो अब इतना तो हम समझ सकते हैं कि ये बात चाइल्डहुड में तो नहीं कही जा रही होगी, क्योंकि अगर ये बात चाइल्डहुड में कही जा रही होती तो इन चाइल्डहुड लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधे हम ये कहते हैं आई एम शाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे चाइल्डहुड मेंशन किया गया है तो इसका मतलब ये बात या तो चाइल्डहुड से पहले या चाइल्डहुड के बाद में कही जा रही है, ठीक है। अब अगर ये बात चाइल्डहुड से पहले कही जा रही है तो चाइल्डहुड फ्यूचर टाइम हो गया, फ्यूचर टेंस लिखना पड़ेगा। अगर ये बात चाइल्डहुड के बाद में कही जा रही है तो चाइल्डहुड पास्ट टाइम हो गया, पास्ट टेंस लिखना। अब ये जो अभी हमने लाइफ को यहाँ पे डिस्कस किया, इसके हिसाब से हम इतना तो जान ही सकते हैं, बात पहले नहीं बाद में ही कही जा रही होगी। चाइल्डहुड से पहले कहाँ कह दो, ठीक है, क्योंकि लाइफ साइकिल की स्टार्टिंग है चाइल्डहुड से। तो कहने का मतलब ये बात जो है वो बाद में कही जा रही है, ओल्ड एज में कही जा रही है। अगर ये बात ओल्ड एज में कही जा रही है, ठीक है, तो चाइल्डहुड जो है यंग एज में कही जा रही होगी या ओल्ड एज में कही जा रही होगी। अब अगर ये बात यंग एज में कही जा रही है, ओल्ड एज में कही जा रही है, ठीक है, तो दोनों ही केसेस में चाइल्डहुड पास्ट हो जाएगा। तो ये आंसर, ठीक है। अब दूसरे में आ जाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है इन यूथ। अगर यहाँ पे टाइम इन यूथ लिखा हुआ है एक्शन का, तो कहने का मतलब ये बात यूथ एज में तो नहीं कही जा रही होगी। ये बात या तो कही जा रही होगी उससे पहले चाइल्डहुड में, या कही जा रही होगी उसके बाद में, ठीक है। अब अगर ये बात चाइल्डहुड में कही जा रही है तो यूथ क्या हो गया? फ्यूचर हो गया, फ्यूचर हो गया, तो ये रहा आंसर। अगर ये बात कही जा रही होगी ओल्ड एज में, यूथ के बाद में, अगर ये बात ओल्ड एज में कही जा रही है तो यूथ क्या हो गया? पास्ट हो गया, तो ये रहा आंसर। ये गलत, ठीक है। अब यहां जाते हैं, यहां लिखा है इन ओल्ड एज। अब ये बात ऑब्वियस सी बात है ओल्ड एज में नहीं कही जा रही होगी, क्योंकि अगर कोई पर्सन ओल्ड एज में ही होगा तो वो बात अपने लिए नहीं कहेगा इन ओल्ड एज, वो सीधे कह देगा आई एम शाई। और अगर वो इन ओल्ड एज कह रहा है तो इसका मतलब ये बात या तो ओल्ड एज से पहले या बाद में कही। बाद में तो वो डेड हो जाएगा, बाद में तो कह नहीं सकता, ठीक है। तो ये बात जो है वो ओल्ड एज से पहले ही कही जा रही होगी, या तो ये चाइल्डहुड में कही जा रही होगी या यूथ कही जा रही होगी। अब चाहे चाइल्डहुड में हो या यूथ में हो, तो ये ओल्ड एज जो है वो उसके लिए फ्यूचर रहेगा। अगर ये उसके लिए फ्यूचर रहेगा तो ये रहा आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आई विल बी शाई इन ओल्ड। चलो ठीक है, फिर से देखो, यहाँ पे हमने टाइम लिखा है इन ओल्ड एज, और यहाँ पे हमने एक ही वर्ब के 3 अलग अलग टेंसेज लिख दिए, इज, वॉज, विल बी। बताओ कौन सा आंसर है? अगर हमने लिखा ही इज, वॉज, विल बी शाई इन ओल्ड एज, तो अब जैसे मान लो कोई पर्सन है, ये उसका लाइफ हो गया, ठीक है, ये लाइफ हो गई, ये उसका चाइल्डहुड हो गया, ये उसका यूथ एज हो गया, ये उसका ओल्ड एज हो गया, ठीक। और हम कह रहे हैं ही इज डैश इन ओल्ड एज, तो ये बात अब हम ओल्ड एज में कह रहे होंगे उसकी? नहीं, ये बात या तो हम ओल्ड एज के बाद कह रहे होंगे या पहले कह रहे होंगे। तो हमें पता है कि ज्यादातर चांसेस हैं कि हम बात पहले कह रहे होंगे। अगर हम बात पहले कह रहे होंगे तो विल भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो जो मर गया हो, डेड पर्सन के बारे में बात बताई जा रही हो कि वो ओल्ड एज में बहुत शाई था, ठीक है, तो वॉज भी आ जाएगा। तो इसमें हम वॉज भी लिख सकते हैं। कैसे वॉज लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हम ये देखो, होता क्या है कि ये हमारी लाइफ है, ये लाइफ है, और लाइफ के बाद में फिर जो स्टेट आ जाती है वो होती है डेथ। लाइफ क्या है? एक स्टेट है, ठीक है, जिसमें चाइल्डहुड है, ओल्ड एज है, यंग एज है, लेकिन उसके बाद में व्हेन अ पर्सन इज डेड, फिर वो उसकी स्टेट हो जाती है डेथ। फिर लाइफ की सारी स्टेट्स उसके लिए पास्ट हो जाती हैं। बात समझ में आई? तो फिर अगर हम किसी डेड पर्सन के बारे में बात करें तो फिर उसका ओल्ड एज को हम पास्ट मान लेंगे, क्योंकि अब हम उसकी ओल्ड एज के आगे चले गए, लाइफ खत्म हो गई, फिर डेड हो गया, तो उसके बारे में बात करने लगे, ठीक है।
तो यहां पर हमें समझना ये कि ही वॉज शाई इन ओल्ड एज हम कह सकते हैं, मतलब इफ द पर्सन इज डेड, ठीक है। और अगर कोई पर्सन अलाइव है तो फिर आप ओल्ड एज से पहले ही बात कहोगे तो आपको विल भी लिखना पड़ेगा, फ्यूचर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम विल बी या वॉज कुछ भी लिख सकते हैं। अब कोई बच्चा सोचेगा अगर यहाँ पे लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं लिख लिया? यहाँ पे इसलिए नहीं लिख पाए ना क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, ये स्पीकर है, ये तो अलाइव ही होगा, ये तो जिंदा ही होगा। ये जो ही है ये थर्ड पर्सन है, तो हो सकता है ही कोई अलाइव पर्सन हो सकता है कोई डेड पर्सन हो। अगर ही कोई अलाइव पर्सन होगा तो हम विल भी कहेंगे, डेड पर्सन होगा तो वॉज कहेंगे। तो कुल मिला के मैं ये चाहता हूं ये जो छोटे छोटे बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है, ये हमें सबको क्लियर हो जाए। हमें क्लियर हो जाए कि भाई टाइम क्या है, हमें क्लियर हो जाए कि टेंस क्या है, हमें क्लियर हो जाए कि हम कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि कोई जो टाइम है आपका वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ठीक है। और हमें ये क्लियर हो जाए कि टाइम और टेंस हमेशा कॉन्सिस्टेंट नहीं होते, ठीक। चलो अब जल्दी से एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बताएं जो अभी तक हमने डिस्कस किया ये क्लियर, क्योंकि अब हमें अगला बेसिक डिस्कस करना है। ये टेंस के छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो बच्चों को पहले से पता होने चाहिए, लेकिन उनको कई बार पता नहीं होते, ज्यादातर समय उनको नहीं पता होता है, ठीक है। या तो उन्होंने सीरियसली इंग्लिश पढ़ी नहीं होती है, उन्हें पढ़ाई नहीं गई होती, उन्होंने याद कर लिया होता है, रूल याद कर लिए होते हैं, बातें उन्हें बहुत पता होती हैं, काम की बातें नहीं पता, ठीक है। तो अगर ये जो अभी तक हमने डिस्कशन किया ये आपको समझ में आता जा रहा है और किसी कारण से थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आ रहा है तो अपने फेयर नोट्स बनाओगे तब क्लियर हो जाएगा, रिवीजन करोगे तब हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको 1 महीने मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश में, मेरे साथ खींच के मेहनत करनी पड़ेगी, मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, आपको भी करनी पड़ेगी, तो चीज क्लियर हो जाएंगे, इस पर ध्यान देंगे। जैसे ये तो हमें पता ही है कि टेंस जो होता है वो वर्ब की फॉर्म होती है, और वर्ब जो होती है वो मैंने अभी लिखा ही था। वर्ब क्या होती है? वर्ब एक एक्शन होती है, एक्शन वर्ड होती है ना। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक। और वो जो एक्शन होता है जिसको वर्ब की फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही होती है उसकी अलग अलग स्टेट्स हो सकती हैं। स्टेट्स ऑफ द, एक मिनट, स्टेट्स ऑफ द एक्शन। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये टर्म सबने सुने होंगे, टेंस पढ़ने वाले हर एक बच्चे को ये पता होता है, ठीक है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर किसी को मतलब सबको पता होगा कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। अगर किसी को ये ना पता हो ये क्या होते हैं तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये होते हैं स्टेट्स ऑफ द एक्शन, ठीक है। देखो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो है वो टाइम कैटेगराइजेशन है, ठीक है। जैसे हमने टेंस पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वगैरह वगैरह ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है वो टाइम है, जनरल कैटेगराइजेशन ऑफ टाइम, ठीक है। इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये स्टेट्स ऑफ द एक्शन, वर्ब जिस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है, वो एक्शन किस स्टेट में है तो ये उसकी स्टेट्स होती है। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ एन एक्शन, एक्शन की 4 स्टेट्स यहाँ पे कंसीडर की जाती हैं, और इन 4 स्टेट्स को हम 3 डिफरेंट टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो 4 3 जा 12 टोटल हमारे टेंसेस हो जाते हैं। 4 स्टेट्स ऑफ एक्शन हो गई, 3 कैटेगरीज टाइम हो गई, तो 4 3 जा 12 टोटल आपके टेंसेस हो। हमें ये समझना है कि हम कैसे ये जानते हैं या कैसे ये डिसाइड करते हैं कि कोई एक्शन इंडेफिनिट स्टेट का है या कॉन्टिन्यूअस स्टेट का या परफेक्ट स्टेट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। अब जो आपके क्वेश्चंस आते हैं टेंस में, ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं टेंस चैप्टर में, आपने देखा होगा कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें टाइम चेंज करने से क्वेश्चन सही हो जाते हैं। मान लो पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया तो सही हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, फ्यूचर इंडेफिनिट बना दिया तो सही हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें केवल टाइम चेंज करने से ही
क्वेश्चन सही हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें टाइम के साथ में स्टेट ऑफ द एक्शन को या केवल स्टेट ऑफ द एक्शन को चेंज करना पड़ता है। जैसे लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ गया, ठीक है, या प्रेजेंट परफेक्ट लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ गया, ठीक, या पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ गया। बात समझ में आ रही है? तो हमें दोनों तरीके के चेंजेस क्लियर होने चाहिए। एक तो टाइम का भी क्लियर होना चाहिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था आपसे कि हाँ, कई कुछ क्वेश्चंस आपने ऐसे देखोगे जिनमें हमें स्टेट ऑफ द एक्शन को चेंज करके क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं, ठीक है, कि हमें परफेक्ट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ रहा है, या इंडेफिनिट को कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ रहा है, कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट बनाना पड़ रहा है। तो हम ये डिसाइड करते कैसे हैं कि किन एक्शंस की स्टेट इंडेफिनिट होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, परफेक्ट होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। देखिए, देखो यहां पे सारे बच्चे समझ लो। बेसिकली कोई भी एक्शन होता है ना बच्चे, बेसिकली मैं ये थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, थ्योरी की मदद से समझा रहा हूँ, समझिएगा। जनरली हम देखें अगर हमारे आसपास में होने वाले एक्शंस, हमारे आसपास में जितनी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, अगर हम उनको ध्यान से देखें, हमारे आसपास जितनी घटनाएं हो रही हैं, तो हम पाएंगे कि जनरली हम दो कैटेगरीज में एक्शंस को रख सकते हैं। एक ऐसा एक्शन जो किसी एक टाइम पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और किसी एक टाइम पॉइंट पे खत्म हो गया, मतलब ये मान लो यहां से शुरू हुआ और यहां पे जाके खत्म हो गया, तो ये जो एक्शन है इसकी स्टेट कौन सी हो गई, स्टेट ऑफ कंप्लीशन, ये कंप्लीट स्टेट का एक्शन हो गया। तो इसके लिए हम टेंस यूज कर लेंगे परफेक्ट। तो हम इसके लिए कौन सा टेंस यूज कर लेंगे, परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टार्ट हुए, किसी दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे वो खत्म भी होंगे, लेकिन वो अभी वहां तक जिस पॉइंट पे खत्म होंगे पहुंचे नहीं है, मतलब बीच में कहीं पर है, मतलब ये स्टार्ट हो गया बट एंड नहीं हुआ, ठीक। तो अगर कोई ऐसा एक्शन है जो स्टार्ट तो हो गया बट अभी एंड नहीं हुआ है, तो वो अभी इनकम्प्लीट है। जब तक वो एंड नहीं हो जाता तब तक तो कंप्लीट होगा नहीं, तब तक वो इनकम्प्लीट है। तो ऐसे एक्शंस जो स्टार्ट हो गए हैं बट एंड नहीं हो पाए हैं वो इनकम्प्लीट, ठीक। इनकम्प्लीट स्टेट के एक्शंस जो होते हैं उनके लिए उनको हम कॉन्टिन्यूअस स्टेट कहते हैं, वो हो गए वो कॉन्टिन्यूअस, और ये हो गए परफेक्ट। तो बेसिकली आप देखोगे तो पाओगे कि हमारे आसपास के एक्शन इसी तरीके के होते हैं, या तो स्टार्ट हो गए खत्म नहीं हुए, जैसे तुम लोगों का है, अभी तुम लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये प्रिपरेशन वाला काम स्टार्ट तो हो ही गया, ठीक है, प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, लेकिन अभी ये बंद नहीं हुआ है, अभी हमें सिलेबस कवर करना है, अभी काफी चैप्टर्स हैं सीखने हैं, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, तो अभी हमारी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट नहीं हुई। कभी तो हम प्रिपरेशन बंद करेंगे, ऐसा तो नहीं हम जिंदगी भर प्रिपरेशन करते रहेंगे, कहीं ना कहीं पे जाके बंद करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में ये बंद होने का समय आया नहीं है, तो अभी ये एक्शन चल रहा है और चलता रहेगा कुछ समय तक। तो ऐसे एक्शंस जो स्टार्ट हो गए हैं बट एंड नहीं हुए, वो होते हैं इनकम्प्लीट स्टेट के, उनको कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा जाता है, ठीक है। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो एक पॉइंट से स्टार्ट हुए दूसरे पॉइंट पे जाके पूरे हो गए, ठीक है, तो वो कंप्लीट स्टेट में आ गए, कंप्लीट स्टेट में आ गए तो उनके लिए हमने परफेक्ट टेंसेस यूज कर लिए। जैसे कि ये बैच ज्वाइन करना था, तो ये बैच तुम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक, तो ये काम हो गया, ज्वाइन करने वाला काम पूरा भी हो गया, तो अब आप इसको परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं, आई हैव ज्वाइंड बैच ज्वाइन कर, ठीक। तो बेसिकली आप देखोगे हमारे आसपास इसी तरीके के ज्यादातर एक्शंस होते हैं, ठीक है, वो मैं अब ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन अब अपने लिस्ट बनाना, अपने आसपास में जो भी हो रहा है, जो भी दिखाई पड़े उसको इस तरीके से कैटेगराइज करना, तो पाओगे कि दो ही बेसिक कैटेगरीज होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक तीसरी सिचुएशन भी होती है, क्या होती है कि हमने देखा कि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो कि एक पॉइंट पर हुए, ठीक है, अब फिर दूसरे पॉइंट पे वो सस्पेंड हो गए, खत्म नहीं हुए, सस्पेंड हो गए, फिर दोबारा हुए, फिर सस्पेंड हो गए, फिर दोबारा हुए, फिर सस्पेंड हो गए, फिर दोबारा हुए, फिर सस्पेंड हो गए, मतलब वो इस तरीके से चलते रहते हैं। उनका कोई एक डेडिकेटेड एंड पॉइंट है, कोई एक डेडिकेटेड बिगिनिंग पॉइंट नहीं होता, उनके मल्टीपल बिगिनिंग्स होते हैं, मल्टीपल उनके एंड्स होते हैं, ठीक, क्योंकि उनमें फ्रीक्वेंसीज होते हैं, रेपिटेशन होता है। तो ऐसे एक्शंस को अब हम कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस में नहीं लिख सकते। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस का यूज हम करते हैं किसी स्पेसिफिक एक्शन के लिए, स्पेसिफिक कोई एक एक्शन है, ठीक है, स्पेसिफिक वन, उसके लिए हम कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, लेकिन ये एक्शन तो इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, तो इसका कोई डेफिनेट बिगिनिंग या डेफिनेट एंड नहीं है, इसके मल्टीपल बिगिनिंग्स हैं, मल्टीपल एंड्स हैं,
तो हम इसे कहते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन। यहाँ पे डेफिनेट नहीं है कि इसकी कौन सी बिगिनिंग है कौन सा एंड है, मल्टीपल बिगिनिंग्स है मल्टीपल एंड्स। ठीक, उसके बाद में देखिए कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं, ऐसे का मतलब जिनका कोई मतलब डेफिनिट बिगिनिंग या डेफिनिट एंड नहीं होता है, वो हमेशा से वैसे ही है। ठीक है, या वो हमेशा लगभग हमारे मतलब रिलेशन में वैसे ही रहेंगे। तो ऐसे एक्शंस जो या तो फ्रीक्वेंट होते हैं, ठीक है, तो हम उनको कंप्लीट या इनकम्प्लीट में कैटेगराइज नहीं कर सकते। या कोई ऐसा एक्शन जो कि परमानेंट उसी स्टेट में रहता है, ठीक है, वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट उसी स्टेट में रहता है, तो उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट। तो ये हो गए स्पेसिफिक एक्शंस, डेफिनिट एक्शंस, कि इनको हम टाइमलाइन पे डिफाइन कर सकते हैं, हाँ भाई यहाँ शुरू यहाँ खत्म यहाँ से लेके इतना हुआ। ठीक है, तो इनको हम ड्यूरेशन में और सीक्वेंस में डिफाइन कर सकते हैं। ये एक्शंस होते हैं इंडेफिनिट, इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, तो इन्हें कहा जाता है इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट का मतलब हो गया कोई ऐसा एक्शन जो या तो फ्रीक्वेंट है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंट है, रेगुलर है, या फिर जो परमानेंट स्टेट में वो हमेशा वैसा ही रहता है, तो हम उसको कंप्लीट या इनकम्प्लीट में कैटेगराइज नहीं कर पाते और हम उसे कहते हैं इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट स्टेट उन एक्शंस की होती है जो, ठीक है, जो या तो फ्रीक्वेंट या फिर परमानेंट होते हैं, फ्रीक्वेंट और परमानेंट एक्शंस। तो जो ऐसे एक्शंस होते हैं जो फ्रीक्वेंट हो या परमानेंट हो, उनको हम इंडेफिनिट कहते हैं और हम उनको इंडेफिनिट टेंसेस में लिखते हैं। इंडेफिनिट का मतलब हम उनको टाइमलाइन पे डिफाइन नहीं कर सकते कि कहां शुरू कहां खत्म। उसके बाद में गया कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जैसा मैंने आपको समझाया, टेम्पररली गोइंग ऑन एक्शन, टेम्पररली गोइंग ऑन एक्शंस। ठीक है, टेम्पररली गोइंग ऑन एक्शंस का मतलब समझ रहे हैं? टेम्पररली गोइंग ऑन एक्शंस का मतलब ऐसा होता है, गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी, गोइंग ऑन का मतलब होता है जो चल रहा है। ठीक है, और टेम्पररी का मतलब होता है जो हमेशा नहीं चल रहा था, हमेशा चलता भी नहीं रहेगा। ठीक है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो इफेक्टिव है, ना हमेशा था ना हमेशा रहेगा, तो वो हो गया कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि ये एक्शन है, ये यहां शुरू हुआ यहां खत्म होगा, ना वो शुरू होने से पहले कहीं था ना वो खत्म होने के बाद में रहेगा, तो ये टेम्पररी ड्यूरेशन हो गई। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो केवल एक टेम्पररी टाइम ऑफ पॉइंट के लिए, एक टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए इफेक्टिव है, ना वो हमेशा था ना वो हमेशा रहेगा, ठीक है, वो होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। अब एक चीज यहां पे मैं आपको समझा दूं, जैसे हम जो कॉन्टिन्यूअस स्टेट के एक्शंस होते हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्शंस लिखे होते हैं, ठीक है, उनको हम दो एडजेक्टिव्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, एक गोइंग ऑन और दूसरा टेम्पररी, कि वो गोइंग ऑन होते हैं और टेम्पररी होते हैं। गोइंग ऑन का मतलब होता है चल रहे हैं, प्रोसेस में है, जारी है। टेम्पररी का मतलब है ना हमेशा थे ना हमेशा रहेंगे। ठीक है, अब अगर हमें इन दोनों में से एक टर्म यूज करना हो कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, कौन सा यूज करें, तो हम यूज करेंगे टेम्पररी। क्योंकि कई गोइंग ऑन एक्शंस ऐसे होते हैं जो प्रोसेस में है लेकिन वो टेम्पररी नहीं है, जैसे कि हवाओं का बहना है, ठीक है, सूर्य का चमकना है, अर्थ का जो है अपनी अपनी एक्सिस पर रोटेट करना है, नदियों का बहना है, ये एक्शंस चल रहे हैं, गोइंग ऑन स्टेट में है, लेकिन ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है। ठीक है, ये जब से हमारी नॉलेज है तब से ऐसे ही है, ऐसे ही थे। ठीक, तो ये गोइंग ऑन एक्शन है लेकिन ये टेम्पररी नहीं है, तो हम इनको इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, और गंगा फ्लोज फ्रॉम हियर टू देयर, इस तरीके से। तो जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनमें किसी भी एक्शन को लिखने के लिए जरूरी है कि वो एक्शन टेम्पररी हो। ठीक है, जो एक्शन टेम्पररी होगा उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो गोइंग ऑन तो है लेकिन वो टेम्पररी नहीं है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल्स बताए, अर्थ का अपनी एक्सिस पर रोटेट करना, सन का शाइन करना, नदियों का बहना, ये एक्शन जो है ये गोइंग ऑन तो है बट ये टेम्पररी नहीं है, तो इसलिए हम इनको इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस का एट्रीब्यूट। फिर आते हैं परफेक्ट स्टेट में जो एक्शंस होते हैं उनका एट्रीब्यूट क्या होता है, कंप्लीट और डन एक्शंस।
ऐसे एक्शंस जो कंप्लीट हो गए हैं या कंप्लीट कर दिए गए हैं, ठीक है, मतलब जिनकी बिगिनिंग और एंड दोनों पॉइंट मीट कर चुके हैं। तो ऐसे एक्शंस जो बिगिनिंग और एंड दोनों पॉइंट्स को मीट कर चुके हैं, ठीक है, वो आपके परफेक्ट स्टेट के एक्शंस हैं, उनको हम परफेक्ट टेंसेस में लिखते हैं। अब आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पे आपको समझना है कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है। बेसिकली किसी भी एक्शन की स्टेट जो होती है ना, वो तीन ही होती हैं। बेसिक स्टेट तो दो ही होती हैं, या तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट, ठीक है। इंडेफिनिट को हम उसे कह देते हैं जिसको हम डिफाइन ना कर पाएंगे, कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, जिसको हम डिफाइन ना कर पाए वो इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। और ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों की मतलब हाइब्रिड स्टेट है, जिसमें लिखा गया एक्शन इनकम्प्लीशन के साथ साथ में कंप्लीशन भी रेफर करता है, तो उसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। एग्जांपल से समझिएगा, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। देखो, एक्शंस गोइंग ऑन फ्रॉम सम पॉइंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसे एक्शंस जो प्रोसेस में, गोइंग ऑन का मतलब प्रोसेस में है, और कब से, किसी पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ टाइम से, कोई दिया गया पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, वहां से वो प्रोसेस में और चल रहे हैं, तो उनको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, हमने जैसे लिखा ही इज प्लेइंग सिंस 8 AM, ही इज प्लेइंग सिंस 8 AM। तो जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे एक एक्शन है जिसको हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख रखा है, टेम्पररी होगा, ना वो हमेशा खेल रहा होगा ना वो हमेशा खेलता रहेगा, बट इस समय तो खेल रहा है, तो हमने उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा। और उसके साथ हमने टाइम पॉइंट लिखा है सिंस 8 AM। अब हमें पता है जो सिंस 8 AM है ये टाइम का वो पॉइंट है जहां से एक्शन स्टार्ट हुआ होगा, मतलब खेलना उसने स्टार्ट किया होगा, क्योंकि सिंस के साथ में लिखे गए टाइम के पॉइंट्स जो होते हैं वो उस टाइम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं जहां से कोई इवेंट स्टार्ट हुआ होता है। तो ही इज प्लेइंग सिंस 8 AM का मतलब कि उसका खेलने वाला एक्शन जो है वो 8 बजे से स्टार्ट हुआ। चलो ठीक है, 8 बजे स्टार्ट हुआ, फिर ये हुआ कब तक भाई? 8 बजे से स्टार्ट हुआ, कब तक हुआ? जिस समय हम बात बता रहे हैं उस समय। अब जैसे हम ये बात कर रहे हैं लगभग 11 बजे, मतलब हम अपने कोई मान लेते हैं, तो हम यहां पर 11 बजे एक बातचीत कर रहे हैं कि कोई एक्शन जो है वो 8 बजे स्टार्ट हुआ और अभी चल रहा है। तो जो एक्शन 8 बजे स्टार्ट हुआ है वो 11 बजे तक तो हो चुका जब हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी बंद नहीं हुआ, वो अभी बंद नहीं हुआ, ठीक है, वो अभी भी चले जा रहा है, आगे जाके कहीं ना कहीं बंद होगा, लेकिन अभी बंद नहीं हुआ। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो एक्शन है 8 बजे जो स्टार्ट हुआ और जब हम 11 बजे उसकी बात कर रहे हैं तो वो उस समय भी चल रहा है। तो 8 बजे से लेके 11 बजे तक, ठीक, ये जो 3 घंटे का मतलब ड्यूरेशन है ये कंप्लीशन का है। 3 घंटे का जो ड्यूरेशन है ये कंप्लीशन का है, लेकिन एक्शन अभी बंद नहीं हुआ है, आगे जाके कहीं पे बंद होगा, तो मतलब स्टार्ट हो गया लेकिन बंद नहीं हुआ, तो ये इनकम्प्लीशन भी है। इनकम्प्लीशन का मतलब समझ रहे हो कि कुछ ऐसा जो स्टार्ट हो गया लेकिन बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पे समझना ये कि अगर कोई एक्शन ऐसा जो स्टार्ट हो गया है लेकिन बंद नहीं हुआ तो वो इनकम्प्लीशन की स्टेट में कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन यहां पर देखें तो जो 3 घंटे हैं ये कंप्लीशन के हैं, तो ये 3 घंटे हैं वो कंप्लीशन के हैं, आगे अभी एक्शन चलता रहेगा थोड़े बहुत समय तक, तो बेसिकली एक्शन इनकम्प्लीशन की स्टेट में। तो यहां पे एक ही एक्शन है और उसके दो स्टेट हैं, ठीक है। और ये दोनों स्टेट हैं कर क्या रही हैं? ये पार्सल कंप्लीशन है, टोटल कंप्लीशन नहीं है, ये पार्सल इनकम्प्लीशन है और ये इनकम्प्लीशन है। तो हमें यहां पर यह बताना पड़ेगा कि एक ऐसा एक्शन है हमारे पास जिसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ये जो 3 आवर्स है ना, ये 3 आवर्स का पार्ट कंप्लीट हो गया, बाकी इनकम्प्लीट है। तो आपको दोनों चीजें एक साथ एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी, ये जो पार्सल कंप्लीशन है 3 घंटे का ये भी, और ये जो इनकम्प्लीशन है कि एक्शन अभी बंद नहीं हुआ बाद में बंद होगा, उसको भी एक साथ एक्सप्रेस करना है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से काम करते हैं। तो ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसका यूज हम करते हैं उन एक्शंस के लिए जो हैं तो अभी इनकम्प्लीट, लेकिन उन्होंने एक पार्सल कंप्लीशन अचीव कर लिया, मतलब उनका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है,
अब वो जो पार्ट कंप्लीट हो गया होता है उसका हमें पता कैसे चलता है? उसका हमें पता तभी चलता है जब हम उसके साथ में पॉइंटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिख दें। अब चाहे हम पॉइंट ऑफ टाइम लिखें, ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम 8 बजे ये कहें कि कोई पर्सन जो है वो 3 घंटे से खेल रहा है, तो इसका मतलब अगर वो 3 घंटे से एक मिनट, अगर मान लो हम 8 बजे 11 बजे ये कहें कि कोई पर्सन 3 घंटे से खेल रहा है, अगर हम 11 बजे बात कहें, तो इसका मतलब उस पर्सन ने 8 बजे खेलना शुरू किया होगा। अगर हम ये कहें 11 बजे कि कोई पर्सन जो है वो 8 बजे से खेल रहा है, तो इसका मतलब वो 3 घंटे खेल चुका है। तो अगर हम पॉइंट लिखेंगे तो ड्यूरेशन अंडरस्टूड हो जाएगी, ड्यूरेशन लिखेंगे तो पॉइंट अंडरस्टूड हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पॉइंट लिखा है ड्यूरेशन लिखा, आप कुछ भी लिखो, ठीक है। तो अगर हम 11 बजे ये कह रहे हैं कि कोई पर्सन 3 घंटे से खेल रहा है, तो इसका मतलब उसने खेलना शुरू किया 8 बजे। अगर हम 11 बजे ये कह रहे हैं कि कोई पर्सन 8 बजे से खेल रहा है, तो इसका मतलब उसने वो 8 घंटे से 3 घंटे से खेल रहा है। तो अगर हम पॉइंट लिखते हैं तो ड्यूरेशन अंडरस्टूड हो जाती है, ड्यूरेशन लिखते हैं तो पॉइंट अंडरस्टूड हो जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पॉइंट लिख रहे हो ड्यूरेशन लिख रहे हो, ठीक है, आप कोई भी लिख दोगे। तो जब हम किसी ऑन गोइंग एक्शन के साथ में, जो एक्शन प्रोसेस में हो, उसके साथ में पॉइंट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिख देते हैं, तो उसका एक पार्ट जो होता है वो कंप्लीशन की स्टेट में होता है, बाकी बचा हुआ पार्ट इनकम्प्लीशन के स्टेट में होता है। तो हमें वहां पे एक ऐसा टेंस लिखना पड़ता है जो उस कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन दोनों को एक साथ में एक्सप्रेस करे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यही काम करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं वो यही काम करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब वो एक्शन का एक पार्ट कंप्लीट है, एक पार्ट इनकम्प्लीट, ठीक है। और वो जो कंप्लीट पार्ट है उसका हमें पता तभी चल पाता है जब हम उसके साथ में कोई पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिख दें, जिससे हम कंपेयर कर लें कि हाँ भाई इतना टाइम कंप्लीट हो गया और इतना। चलो, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, सारे बच्चों को ध्यान से सुनना। कोई भी जो एक्शन होता है उसकी बेसिक स्टेट दो होती हैं, बेसिक स्टेट ये दो होती हैं, या तो एक्शन कंप्लीशन की स्टेट में होगा या इनकम्प्लीशन की स्टेट में होगा, ठीक है। इनकम्प्लीशन की स्टेट में होगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखेंगे, कंप्लीशन की स्टेट में होगा तो परफेक्ट टेंस लिखेंगे। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम कंप्लीशन या इनकम्प्लीशन में कैटेगराइज नहीं कर पाते, क्योंकि वो कोई डेफिनेट एक्शन नहीं होते हैं, वो एक सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं जिनमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। तो हम उनको कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट में कैटेगराइज नहीं कर पाते, ठीक है। या कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो परमानेंटली उसी स्टेट में रहते हैं, उनकी स्टेट चेंज नहीं होती, तो कंप्लीशन इनकम्प्लीशन का कॉन्सेप्ट उन पे काम नहीं करता, ठीक है। तो उनको भी हम इंडेफिनिट टेंस में लिख देते हैं। तो कुल मिला के कोई भी ऐसा एक्शन जो कंप्लीट या इनकम्प्लीट कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, जो मतलब न कंप्लीट है न इनकम्प्लीट है, वो इंडेफिनिट है। अब कोई भी ऐसा एक्शन जो कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों ही है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो एक्शन की बेसिक स्टेट हो गई दो, एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट, ठीक है। जो कंप्लीट इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं है वो इंडेफिनिट है, और जो कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों ही है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। जो कंप्लीट भी है इनकम्प्लीट भी है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जो कंप्लीट इनकम्प्लीट कुछ नहीं है वो इंडेफिनिट है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, फिर मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए कीप एंजॉयिंग लर्निंग इंग्लिश।